हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम अपने पहले 5 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और स्टूडेंट्स अभी हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्टाफिंग। और स्टूडेंट, स्टाफिंग के अंदर हम फर्स्ट डे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने स्टाफिंग का मीनिंग और प्रोसेस डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड डे है जिसके अंदर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है और इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम किसी भी टॉपिक को जो डिस्कस कर रहे हैं बड़ा जनरली डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड बड़े सिंप्लीफाइड नोट्स में से भी इसको करेंगे ताकि आपको यह भी आइडिया लग जाए कि पेपर में हमने लिखना क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक को समझते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। रिक्रूटमेंट का बेसिकली मतलब होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। आप कैंडिडेट्स को सर्च करते हो, ढूंढते हो एंड स्टिमुलेटिंग देम। स्टिमुलेट का मतलब होता है मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो और आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो जब आप कैंडिडेट्स को सर्च करते हो तो आपके पास बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं। एक इंटरनल, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कैंडिडेट को सर्च कर सकते हो। एक एक्सटर्नल सोर्सेज, आप कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी सर्च कर सकते हो। तो उसका बेसिकली प्रोसेस क्या है। जब आप कैंडिडेट को सर्च करते हो तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो वेरियस सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद आप ये चेक करते हो कि वो आपके लिए वैलिड है या नहीं, वो आपके अप्लाई होते हैं या नहीं। वैलिडिटी चेक करने के बाद आप चूज करते हो जो सबसे अच्छा सोर्स आपको लगता है। भाई ये सोर्स सबसे अच्छा, भाई यहां से कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मंगवाएंगे और देन इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं माना जाता है, बट अगर पेपर में आ जाए तो ये 4 स्टेप्स हैं। आप आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनकी वैलिडिटी को चेक करोगे, मतलब वो आपके लिए वैलिड है या नहीं। उसके बाद जो सबसे अच्छा सोर्स होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मंगवाओगे। तो अब स्टूडेंट्स, हम आज जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज में ट्रांसफर आता है। ट्रांसफर का मतलब है एक कैंडिडेट को एक जॉब से दूसरी सिमिलर जॉब पे ले जाना। उसमें उसकी सैलरीज में, उसकी अथॉरिटीज में, उसके स्टेटस में खास कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ले जाना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ले जाना। बेसिकली जो शिफ्टिंग हो रही है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो रही है जहां कैंडिडेट के सैलरीज वगैरह में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी जिस जॉब पे हम उसको लेके जा रहे हैं उसको वो जॉब भी करनी आती हो। अगर उसको वो जॉब नहीं करनी आती तो फिर वो काम मैनेज नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ट्रांसफर को एक ट्रेनिंग का भी बड़ा अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप अलग अलग जॉब्स के ऊपर कैंडिडेट्स को ट्रांसफर करते हो तो उसको ऑलराउंड नॉलेज हो जाती है, तो आगे चल के उसको हायर लेवल पे शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो कई बार आ जाता है कि ट्रेनिंग जो है, ट्रांसफर जो है वो एक ट्रेनिंग का भी तरीका है जिससे कि आप कैंडिडेट्स को अलग अलग जॉब्स के बारे में नॉलेज देके उसको हायर लेवल के लिए तैयार कर सकते हो। बट हमने उसको किसी अभी हायर लेवल पे नहीं लेके गए हैं, अभी हम सेम लेवल पे लेके गए हैं। बस एक सिमिलर जॉब से दूसरी सिमिलर जॉब पे हमने उसको शिफ्ट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल हमने बेसिकली शिफ्टिंग करी। एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, हम कैंडिडेट को एक लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे ले गए, जिसको हम कह सकते हैं हमने उसकी वर्टिकल शिफ्टिंग करी। सैलरी भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, अथॉरिटी भी उसके पास ज्यादा हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, स्टेटस भी उसका ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली एक
हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो इससे एक इंसेंटिव भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है कि हायर लेवल पे लेके जाएं। क्योंकि हायर लेवल पे अगर एक पोस्ट खाली होती है तो उससे नीचे वाले को उस पर प्रमोट कर दिया तो वो पोस्ट खाली हो गई, उससे नीचे वालों को उस पर प्रमोट कर दिया तो वो खाली हो गई। तो एक प्रमोशन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रमोशन की चेन आती है। तो हर कोई एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है कि अगर एक भी प्रमोशन हुई तो हमारे भी प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। तो बेसिकली ये दो सोर्सेज हैं जहां से आप कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही सर्च कर रहे हो। तो जब आप इंटरनल सोर्सेज को फॉलो करते हो तो उसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मेरिट्स, मोटिवेशन किस केस में आएगा? प्रमोशन के केस में। अगर एम्प्लॉइज को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज को फॉलो करती है, प्रमोशन को फॉलो करती है, तो अगर हायर लेवल पे पोस्ट होगी तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी हायर लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है। तो इट इज अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। एम्प्लॉय अगर प्रमोशन में इंटरेस्टेड होंगे तो वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे ताकि जब प्रमोशन करी जाए तो उनको भी प्रमोशन के लिए कंसीडर करा जाए। तो इंटरनल सोर्सेज से एम्प्लॉइज के मोटिवेशन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। Then easy selection, because we already know the candidate. हमें कैंडिडेट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, तो सिलेक्शन करते वक्त बहुत ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्शन करना उसको बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज वी आर फेमिलियर विद द कैंडिडेट इज ऑलरेडी वर्किंग, वी नो एवरीथिंग अबाउट द कैंडिडेट। तो सिलेक्शन ऑफ सच अ कैंडिडेट बिकम्स वेरी इजी। बाहर से कोई कैंडिडेट आता, उसके बारे में हमें कुछ ना पता होता, उसको सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता, उसकी बैकग्राउंड को जानना, उसके नॉलेज को जानना, उसके बिहेवियर को जानना बड़ा मुश्किल होता। बट एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स के बारे में हमें सब कुछ पहले से ही पता होगा। देन ट्रेनिंग, ट्रांसफर, अभी मैंने आपको बताया ट्रांसफर में आप क्या करते हो, आप अलग अलग जॉब्स पे उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो इसको कई बार जॉब रोटेशन कह देते हैं। तो ये ट्रेनिंग का बहुत अच्छा तरीका है जहां पर आप एम्प्लॉइज को अलग अलग से जॉब्स के बारे में नॉलेज दे सकते हो ताकि वो ऑलराउंडर बन जाए। आगे चल के ऐसे ऑलराउंडर्स ही हायर लेवल पे प्रमोट हो सकते हैं। तो ट्रांसफर इज अ वेरी गुड टूल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज ऑल्सो। देन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज, मान लो आपके पास एक डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉइज हैं, ये एम्प्लॉइज जो बाहर हैं ये सरप्लस हैं। एक तो ऑप्शन आप इनको निकाल दो, निकालने की बजाय एक डिपार्टमेंट है जिसमें एम्प्लॉइज कम हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली एम्प्लॉइज को निकालने से ज्यादा अच्छी ऑप्शन है कि आप सरप्लस एम्प्लॉइज की ट्रांसफर करके ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो जहां पर एम्प्लॉइज कम हैं। तो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द सरप्लस एम्प्लॉइज। अगर ज्यादा एम्प्लॉइज आपके पास हैं तो आप उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करके उनकी नौकरी को, बेसिकली उनकी जॉब को बचा सकते हो। देन इकोनॉमिकल सोर्स, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ता है। सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर आपको बाहर से कैंडिडेट लेके आना पड़ता, न्यूज़पेपर्स वगैरह में ऐड देते तो उसका पैसा खर्च करते। यहां पर नो नीड टू स्पेंड एनी मनी, आपको कैंडिडेट को सर्च करने के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाहर से लेके आते, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लेके आते, न्यूज़पेपर में ऐड देते तो आपको अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती, तो बहुत सस्ता पड़ जाता है। बिकॉज यू नीड नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स और ऑन सर्चिंग द कैंडिडेट्स। तो इंटरनल सोर्सेज के जहां इतने मेरिट्स हैं वहां उनके कुछ लिमिटेशंस या कमियां भी हैं। फर्स्ट, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ फ्रेश टैलेंट, नो फ्रेश ब्लड, बाहर से न्यू टैलेंट जिसको आप यूथ कह सकते हो नहीं आएगा, नए नए आइडियाज लेके नहीं आएगा। तो एक साइंटिफिक वर्ड होती है इनब्रीडिंग, नया खून नहीं आता, पुराना ही ब्लड अगर सर्कुलेट होता रहता है तो हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर नए नए आइडियाज नहीं आएंगे, नए कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, तो पुराने आइडिया से ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। तो अगर हम खाली इंटरनल सोर्सेज पे डिपेंड हो जाते हैं तो फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को चला पाना, नई नई इनोवेशंस लेके आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टाइम बाउंड प्रमोशंस का एक सिस्टम बना देते हैं। इंटरनल में आप या तो प्रमोशंस करोगे या ट्रांसफर करोगे। तो अगर एम्प्लॉइज को लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी प्रमोशन हो ही जाएगी, तो जनरली वो सुस्त, आलसी हो जाते हैं और अपना काम बड़े अच्छे ढंग से नहीं करते। कई आप रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो जहां पर कि पता है कि इतने टाइम के बाद हमें प्रमोशन मिल जाएगी, वहां पर फिर एम्प्लॉइज आप देखते हो बड़े अच्छे ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, वो लेथार्जिक या सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है।
देन नॉट पॉसिबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। अंडरस्टूड सी बात है, इंटरनल सोर्सेज खाली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं, नए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरनल सोर्स एप्लीकेबल नहीं है। मोर ओवर आप सोचो सारी रिक्वायरमेंट्स इंटरनल से पूरी हो जाएंगी तो नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको बाहर एक्सटर्नल पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पोस्ट खाली होगी, प्रमोशंस करेंगे भी तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे तो पोस्ट खाली होगी ही होगी। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्स। तो नई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंटरनल से सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। हैम्परिंग द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे एम्प्लॉइज को बाहर नए एम्प्लॉइज के साथ कंपटीशन नहीं मिलेगा तो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करेंगे। अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो उसके लिए कंपटीशन का होना बड़ा जरूरी है, ताकि हमसे अच्छे कैंडिडेट्स अगर आएंगे हम उनको देख के हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। बट अगर आप बाहर से कैंडिडेट नहीं लेके आ रहे हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को कहीं से कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट नहीं होगा। एंड रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर देते हो, हमने इसमें दो ही ऑप्शंस करिए, या तो ट्रांसफर या प्रमोशन। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांसफर करते हो, एम्प्लॉय को बार बार ट्रांसफर करते हो, तो एम्प्लॉइज बहुत अच्छे ढंग से अपने एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। आपने फेवल के एक प्रिंसिपल में भी करा था, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि अगर एम्प्लॉइज को बार बार आप अलग अलग जॉब से शिफ्ट करते रहोगे तो उसको यूज टू होने में टाइम लगता है, एंड विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या गिवन है, अगर पेपर में आ जाता है तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन जो हम करेंगे, दैट इज इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। कैंडिडेट्स को सर्च करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो आपको डेफिनेशन ज्यादा टेक्निकली याद करनी है, इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। आप कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे हो एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप उनको स्टिमुलेट मतलब एनकरेज कर रहे हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स आएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, आप आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, आप ये चेक करोगे कि वो सोर्स आपके लिए वैलिड है या नहीं। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज, उसमें से जो सबसे ज्यादा सुटेबल सोर्स होगा उसको आप सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद उस सोर्स को यूज करके आप कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मंगवाओगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर फॉलो होते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है, सोर्सेज में इंटरनल सोर्सेज भी हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं। हमने जो आज डिस्कस करना है वो इंटरनल सोर्सेज। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब पे लेके जाना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाना, एक शिफ्ट में से दूसरी शिफ्ट में से लेके जाना, विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या स्टेटस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, सिमिलर जॉब्स पे लेके जा रहे हैं। इट में लीड टू चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता है उसकी ड्यूटी में चेंज आ जाए, वर्किंग कंडीशंस में चेंज आ जाए, बट सैलरी वगैरह में उसकी कोई चेंज नहीं हो रहा। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट्स। ओवर स्टाफ्ड में मान लो एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो आप उसमें से ट्रांसफर करके दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा सकते हो। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वो मैंने आपको बता दिया था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है एम्प्लॉइज की। जॉब ट्रांसफर इज आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशंस। अब आपको नौकरी से निकालना है, उससे ज्यादा अच्छा आप उसको ट्रांसफर कर दो दूसरी जगह पर, तो टर्मिनेशन की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो रही है। At the time of transfer, it should be ensured that employees to be transferred to another job is capable of performing it. लेकिन जब आप ट्रांसफर करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि जिस जॉब पे आप उसको लेके जा रहे हो उसको वो जॉब करनी आती है। ट्रांसफर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स, वो मैंने आपको बता दिया था। ट्रांसफर्स की हेल्प से आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकते हो अलग अलग जॉब्स की, ताकि फ्यूचर में कभी उसको हम हायर लेवल पे लेके जा सकें। देन प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन, लोअर पोजीशन से उसको हायर पोजीशन पे लेके जाना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाएंगी, फैसिलिटीज भी, स्टेटस भी, पे भी। वर्टिकल शिफ्टिंग है, आप उसको हायर लेवल पे लेके जा रहे हो, उससे मोटिवेशनल लेवल बढ़ेगा, लॉयल्टी का लेवल बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ेगा। इसका बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, बिकॉज एक हायर लेवल पे प्रमोशन होगी तो लोअर लेवल से पूरी प्रमोशन की चेन होगी, काफी सारी प्रमोशंस होंगी, तो एम्प्लॉइज मोटिवेट रहेंगे, उनको पता है कि अगर हायर लेवल पे एक भी प्रमोशन हुई तो हमारी भी प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। देन इसके मेरिट्स की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट मेरिट मैंने आपको बताया था मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अ प्रमोशन एट हायर लेवल लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल।
बता दिया, एक प्रमोशन से काफी सारी प्रमोशन होंगी। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। हर कोई एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। आल्सो पीस प्रिवेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ प्रमोशनल रेवेन्यूज। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, तो वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में लेबर और मैनेजमेंट में अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। देन इजी सिलेक्शन, वो मैंने आपको बताया। इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन करना बड़ा आसान है। द कैंडिडेट दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इवैल्यूएटेड मोर एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली। उनके बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो अगर आपने उनको इवैल्यूएट करना है, पता लगाना हो कैसे हैं, तो बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। देयर इज मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन। रिलायबल भी है, आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट भी कर सकते हो क्योंकि कैंडिडेट्स के बारे में हमें सब कुछ पहले से ही पता है। देन ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया ट्रांसफर एक ऐसा तरीका है जिससे आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। ट्रांसफर की हेल्प से आप एम्प्लॉइज को अलग अलग जॉब्स के नॉलेज दे सकते हो, उनको हायर लेवल पे लेके जाने के लिए। आल्सो पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। अभी हम इंडक्शन ट्रेनिंग करेंगे जिसको हम ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको तो आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बट जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस किसी से करवाने की जरूरत नहीं है, उनको पहले ही सब कुछ पता है, तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज। Transfer has the benefit of shifting workforce from the surplus departments to those where there is shortage. तो surplus जहां पर है वहां से आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो, तो एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर एज कंपेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल। बाहर से लेके आओगे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेके आओगे कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा सस्ता पड़ता है। बट इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। स्टॉप्स द एंट्री ऑफ फ्रेश टैलेंट। मैंने बताया व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। बाहर से जो यूथ है, जो फ्रेश टैलेंट है, वो नहीं आएगा। हेंस कंप्लीट रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स द डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग। साइंटिफिक टर्म में इनब्रीडिंग, नया खून नहीं आएगा, पुराना ब्लड चलता रहेगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। बाय स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, नया ब्लड मतलब यूथ नहीं आएगा, नए आइडियाज नहीं आएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। मैंने आपको बताया द एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। उनको लगता है कि एक टाइम के बाद उनको प्रमोशन मिल ही जाएगी, तो एम्प्लॉइज लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और अपना काम बड़े अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। Then not possible for new organization. A new enterprise cannot use internal sources of recruitment. Understood सी बात है। No organization can fill all its vacancies from internal sources. और जो existing organizations हैं वो भी इंटरनल सोर्सेज से सारी वैकेंसीज फिल नहीं कर सकती हैं, कहीं ना कहीं उनको एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। Then hampering the spirit of competition. The spirit of competition among the employees may be hampered means उनको नए एम्प्लॉय से कंपटीशन नहीं मिलेगा। कंपीट जब अच्छे लोगों के साथ आप करते हो तभी आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो हैं उनको कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाने की, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप एम्प्लॉइज को बार बार अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव असर जाएगा। एक जॉब पे सेट होने में एम्प्लॉइज को टाइम लगता है, अगर आप उसको बार बार ट्रांसफर कर दोगे तो वो बड़े अच्छे ढंग से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था इंटरनल सोर्सेज के बारे में, ट्रांसफर और प्रमोशंस। इंटरनल सोर्सेज के अपने मेरिट्स भी हैं, अपने लिमिटेशंस भी हैं। तो उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।